नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्न पंचतंत्र। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। आपको बता दें कि आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद उसके पार्टी ने हार के कारणों को तलाशने के लिए मंथन किया है, जिसमें राजस्थान कांग्रेस से जुड़े कई नेता भी पहुंचे और चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र आलाकमान के सामने रखा। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2003 और 2013 की बजाय इन चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कई सीटों पर तो पार्टी की हार का अंतर भी काफी कम रहा और पार्टी नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव में जुटने के लिए अब कहा है। वहीं बैठक में जाने से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हार को लेकर बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया। बहरहाल यदि प्रभारी रंधावा यदि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर है, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस इन चुनाव में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट है? ऐसे में पंचतंत्र में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि बैठक में जाने से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या कहा था और बैठक से निकलने के बाद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कुछ कहा है। अभी भी 2003 का पहले से लेकर क्या एक्सक्लूसिव बयान दे रहे हैं? बहुत कम एमएलए जो आते थे, इस बार हम 70 एमएलए ऑलमोस्ट आ गए हैं और 8-9 ऐसे अरे माइक यार 300 या 500 से भी कम वोट पाते हैं, उसको हम चर्चा ठीक रहा। तो ऐसा माना उन्होंने कि राजस्थान कांग्रेस बेहतर लड़ी है। कहा कि जी यार माइक बहुत ऊपर आ गया। इसका रिफ्लेक्शन जनरल इलेक्शन लोकसभा में भी होगा। अरे यार माइक यार एलओपी और पीसीसी हटाइए सर, थैंक यू। अभी नहीं हुई है। देखिए, चुनाव के परिणाम तो आ चुके हैं और पहले हमने कहा था हम चाहते थे चुनाव जो लोकल मुद्दों में लड़ा जाए, ये हमने मांग करी थी। जो 5 साल परफॉर्मेंस हमारी थी उसमें कोई कमियां बताते, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके 5-7 मुख्यमंत्री आ रहे थे, जो कुछ भी लोग आए थे, किसी ने भी उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। ये इस बात का दुख है। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव हो रहा है विधानसभा का, विधानसभा के अंदर 5 साल में हमने काम कितने किए हैं, नहीं किए हैं, कमी रखी है, खामी रखी है, उस पर चर्चा नहीं हुई। वो कन्हैयालाल और झूठ बोलते रहे, वो 5 लाख दिए, 50 लाख उसको मिले थे, पब्लिक में जेल में भर दिया, उसको बहुत कम पैसा मिला। इतनी बड़ी घटना हुई। ये कोई नहीं कहता एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को, एनआईए ने अभी तक उसकी जांच पूरी उन्होंने नहीं करी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। साथ में भीमराज जाखड़ जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिल्ली से हमारे साथ में ज्योति सिंह, हमारी संवाददाता, जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले भीमराज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने हार को लेकर जो मंथन करने के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई, उस बैठक में जाने से पहले मुख्यमंत्री, जो भी राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण कर दिया। कन्हैयालाल वाले मामले को लेकर बीजेपी लेकर आई, 5 लाख का जिक्र किया, जबकि 50 लाख का मुआवजा दिया गया था। कुल मिलाकर ध्रुवीकरण के आरोप लगाए और कहीं ना कहीं इसको लेकर वो परेशान भी दिखे। दूसरी तरफ प्रभारी रंधावा जो है, वो जब मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो वो संतुष्ट नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया 2003 या 2013 की बजाय तो, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हमारा जो प्रदर्शन है वो 300 से 500 सीटों का ही, जो माफ कीजिएगा 300 से 500 वोटों का जो अंतर है वही यहाँ पर रहा है। तो ऐसे में मान लिया जाए कि जो आलाकमान है वो संतुष्ट हो गया आपकी हार से या प्रदर्शन से? आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। देखिए दीपक जी, मैं बता देता हूँ, जो इलेक्शन का जिक्र है, जो कम मार्जिन वाली सीटें थी, जिसके अंदर हम 12 सीटों के अंदर क्या था, 2,500 से कम वोटों से हार गए थे, जिसमें 2,500 से कम वोटों का मार्जिन रहा। और दूसरी बार और कुछ 2 सीटें ऐसी थी जहाँ एक के अंदर डीडवाना में निर्दलीय जीते, दूसरे के अंदर आरएलपी जीती। अब रही बात चुनाव की, चुनाव के अंदर इन्होंने क्या किया, तो ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया, वो ध्रुवीकरण किया गया। उन्होंने विकास का कहीं नाम नहीं लिया, सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों का जिक्र किया गया। कहीं विकास की, शिक्षा की, मेडिकल की, एग्रीकल्चर की उसी की कहीं जिक्र नहीं किया। कन्हैयालाल का जिक्र किया उन्होंने, कहीं जिक्र नहीं किया कि हमने जांच एनआईए के पास है, एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। वो सही कहना है कि इन्होंने ध्रुवीकरण का जिक्र किया और ध्रुवीकरण के आधार पर इनको वोट प्रतिशत, इनको कुछ वोट मिले हैं और इसे इनकी सरकार बढ़िया। कोई विकास का इनके पास न तो कोई रोल मॉडल था और न कोई एजुकेशन का रोल मॉडल था, न एग्रीकल्चर का रोल मॉडल था, न व्यापारियों का रोल मॉडल था।
ऐसा कोई रोड मॉडल दिया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लिए। और जिस हिसाब से पॉलिटिकल चलती है इंटरनेशनल कई देशों में अपने देखने मिलते हैं, उस हिसाब से जिस तरह का ध्रुवीकरण किया है, ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं। सर, ये आपको लगता है भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे पाए बीजेपी के इन आरोपों का? सर जी देखो, मैं बता देता हूँ जवाब क्यों नहीं दिया। जवाब दिया गया है ना सर, जवाब जो हमारा था वो हमने जवाब दिया गया, या हमारे को जनता को वो तो शाम को यदि हमारी सेंट्रल कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी तब अपने को फाइनल में हम आपको जवाब दे पाएंगे कि कहाँ इन सीनियर लीडर्स ने क्या जवाब दिया है, क्या हमारा फाइनल फैसला आ रहा है। और जो समीक्षा बैठक है जिसके अंदर आज फाइनल मीटिंग है, वो मीटिंग के बाद अभी रिपोर्ट आएगी तब आपको फाइनल बता पाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपने बोला बीजेपी ने ध्रुवीकरण किया, धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, कन्हैयालाल का जिक्र किया, सरतन से जुदा का बार बार भी जो बातें थी वो कही गई थी। तो जब बातें बीजेपी ने कही या ध्रुवीकरण की कोशिश की, आप कह रहे हो वो कामयाब भी रही। ऐसे में आप लोग जब चुनाव प्रचार में गए थे, भाषण आप लोगों ने दिया, सभाओं में आप लोगों ने संबोधित किया, तो फिर उस दौरान जवाब क्यों बेहतर तरीके से नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी? जवाब हमारी तरफ से हमने बेहतर दिया, कोई ये नहीं चाहता दीपक जी कि जवाब बेहतर तरीके से नहीं, हमने हमारी तरफ से बेहतर देने में दिया, बेहतर तरीके से दिया है। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से हम लोग इनमें जो करीबन 25 से 30 सीटें लेने में पीछे रहे। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपको शामिल करना चाहूँगा डिबेट के अंदर। यहाँ पर लगातार कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने ध्रुवीकरण की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं आप लोग उसमें कामयाब भी हो गए, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, ना केवल ध्रुवीकरण तुष्टीकरण का आरोप आप लोगों ने लगाया था, बल्कि उसके अलावा पेपर लीक, महिला अत्याचार, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर लगातार बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी और उसमें आप लोग कामयाब भी रहे हैं। देखिए, जो 2018 का चुनाव था वो कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते के नाम पे लड़ा जी। 5 साल तक ये लोग राज में रहे और एक भी मसले का हल करने की तरफ उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। 5 साल के दौरान कांग्रेस शासन में जिस तरह से पेपर लीक हुए, जिस तरह से दलितों के प्रति अत्याचार में बढ़ावा हुआ, जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े, जिस तरह से इनके एमएलए ने भ्रष्टाचार किया, आप देखिए रिकॉर्ड रूप से इनके मंत्री चुनाव हार गए हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार का बोलबाला इनके 5 साल के शासनकाल में देखा गया, राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं रहा। और बार बार ये जो बात कहते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, आप इनसे पूछिए कि 5 सालों में जिस तरह का तुष्टीकरण इन्होंने कोशिश की, इनके राज में क्रिमिनल वायलेंस हुआ और क्रिमिनल वायलेंस के खिलाफ कोई प्रभावी सख्त कदम सीएम की तरफ से नहीं उठाया गया। चाहे वो घटना उदयपुर की हो, चाहे जोधपुर की हो, राजस्थान में जगह जगह इस तरह की घटनाएं हुई और उनपे कहीं भी पुलिस और प्रशासन की सख्ती नजर नहीं आई। कुल मिला के 5 सालों में जो पाप किए इन्होंने, जो नौजवानों के सपनों की हत्या की, जो महिलाओं और दलितों के प्रति अत्याचार इनका बढ़ा, अपराध बढ़ा, और कुल मिला के 5 साल ही आपस में इनके लड़ने झगड़ने में बीत गए। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपने सहयोगी सचिन पायलट के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, सचिन पायलट जी ने सरकार के खिलाफ पदयात्राएं निकाली, तो ये इनके पाप का भंडाफोड़ हो गया। राजस्थान की जनता तो तय करके बैठी थी कि उसको किस दिन ईवीएम पर बटन दबाने का मौका मिले और वो इनको इसका परिणाम चखा दे। तो कुल मिला के इनके पाप का अंत हो चुका है और राजस्थान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे भरोसा किया है, हमारी विचारधारा पे भरोसा किया है, हमारे जो उम्मीदवार हम चुनाव मैदान में गए उन पे भरोसा किया है। उसी का ही परिणाम निकल के आया है कि 115 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। ठीक है, ज्योति का मैं रुख करना चाहूंगा। ज्योति वहीं मौजूद है जहां पर आज ये मंथन किया गया है। ज्योति, आपसे जानना चाहूंगा, इस मंथन से कोई अमृत निकल पाया कांग्रेस पार्टी के लिए, जो कि इनके फाइनल के लिए यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए कुछ काम आ पाए? क्योंकि फाइनल से पहले सेमीफाइनल तो कांग्रेस पार्टी हार ही चुकी है। बिल्कुल दीपक, देखिए जब आज ये हार पर समीक्षा बैठक हो रही थी तब ऐसा माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद कुछ जो ठोस निर्णय है कांग्रेस की तरफ से वो लिया जाए या फिर कुछ फेरबदल जो है इस बैठक के बाद देखने को मिला जाए। लेकिन देखिए इस बैठक में कुछ खास जो नतीजा है वो देखने को नहीं मिला, बल्कि देखिए इस बैठक की जो पूरी बैठक की अगर मैं सार की बात करूं तो देखिए जब ये बैठक स्टार्ट हुई तब इस बैठक के अंदर ऐसा माना जा रहा था कि ये जो नेता है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। लेकिन देखिए किसी भी नेता ने एक दूसरे के आरोप लगाना तो दूर की बात, बल्कि नेता जो
जो है एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे का बोलने का इंतजार इस बैठक में कर रहे थे कि कोई तो बोलेगा। जब नेतृत्व उनसे जवाब पूछ रहा था, जब आला कमान उनसे सवाल कर रहे थे, तो जवाब देने के लिए देखिए किसी भी नेता ने जो है कुछ भी बोलना जो है चुप्पी साध रखी थी, यानी कि कुछ भी नहीं बोले। वही देखिए जब नेता बाहर निकले तो देखिए ऑन कैमरा तो नहीं, लेकिन जब उनसे ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की तो जब उनसे पूछा तो क्या मतलब जवाबदेही आप लोगों ने दी, इस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया। तो देखिए उस नेता का नाम तो नहीं मैं लूंगी, लेकिन उस नेता का देखिए जो स्टेटमेंट आया ऑफ कैमरा, देखिए वो ये आया, कांग्रेस में तो जवाबदेही का कोई रिवाज ही नहीं है। तो देखिए इस तरीके की बात जब कोई नेता करता है तो ये बात बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वही देखिए नेतृत्व ने इन सभी नेताओं को ये कहा है कि कर्नाटक वाला जो मोमेंटम था अगर वो अपनाते तो राजस्थान में जीत डेफिनेटली मिलती, लेकिन राजस्थान में जीत नहीं मिली और उस हार के पीछे कहीं ना कहीं कर्नाटक वाला जो मोमेंटम था वो भी था। और वही नेतृत्व ने काफी सारी ऐसी बातें कही जो इस बैठक के देखिए बाहर जो है वो नहीं आ पाई है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज था वो कहीं ना कहीं इस बात को साफ जाहिर कर रहा था कि बैठक के अंदर काफी कुछ हुआ। राहुल गांधी की देखिए एक फोटो जो है जो सामने आती हुई दिखाई, जो सोशल मीडिया में इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उनके हाथ में कुछ दस्तावेज है, कुछ पेपर्स है, और चेहरे का एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि राजस्थान में जो कुछ भी घटित हुआ वक्त वक्त पर जो अंतरकला सामने आती रही, या फिर यूं कहे कि जो सारे मुद्दे जो बाहर आते रहे वो कहीं ना कहीं इस हार की सबसे बड़ी वजह बनी है, और ये खुद नेतृत्व भी मानता है इस बात को। लेकिन जब सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगर हम बात करें, जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे, उन्होंने कहा कि ज्योति सुखजिंदर सिंह रंधावा से जब आप लोगों ने बातचीत की और सवाल किए तो वो तो बहुत संतुष्ट नजर आ रहे थे, जैसे उनके कार्यकाल में, यानी कि जब से वो प्रभारी बने, उनके प्रभारी रहने के दौरान पार्टी ने चुनाव लड़ा और वो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर पाई हो, भले ही चुनाव जो सत्ता है वो हासिल नहीं कर पाई हो। वो 2003 और 2013 का जिक्र करते हुए नजर आए। बिल्कुल देखिए बाकी नेताओं की हम बात करें तो उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं ये हार का जो उदासी थी वो देखने को जरूर मिली, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा का हम पूरे बॉडी लैंग्वेज की बात कर ले, बयानों के मुताबिक अगर हम बात करें तो देखिए वो बड़े ही सेटिस्फाई दिखाई दे रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए भले हम हार गए हों लेकिन हमारा जो वोट प्रतिशत है वो बड़ा है, और हमने जो 69 सीटें हैं जो हम लेकर आए हैं वो काफी अच्छे मार्जिन से लेकर आए हैं, और हमारे कुछ जो नेता है जो हारे हैं वो 300-500 से वोटों से जो हारे हैं, जो कि बहुत ही कम मार्जिन वो बता रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमें नेतृत्व ने कहा है कि ठीक है हार पर समीक्षा बैठक हो गई है, आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाओ और अब तैयारी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी करो। इस तरीके का बयान जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा का आया है। दीपक ठीक है आप बने रहिए। ज्योति हमारे साथ में भीमराज जी का रुख करते हैं। भीमराज जी, मैं लगातार देखिए कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं के जो रिएक्शन आ रहे हैं उनको सुन रहा था। ध्रुवीकरण का आरोप जो अशोक गहलोत जी हैं वो लगा रहे हैं, इसके अलावा मुकेश भाकर को भी आप जानते हो कि आपके विधायक जीत कर आए हैं, पहले भी विधायक रहे, सचिन पायलट खेमे से जुड़े हुए वो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो जनाधार वाले नेता थे उनका उपयोग नहीं किया गया सही तरीके से चुनाव प्रचार के अंदर, ये आरोप उन्होंने लगाया, और ये इसकी एक बड़ी जो हार की वजह है वो उन्होंने मानी है। इसके अलावा हम बात करें तो सुभाष गर्ग जो आपकी एक सहयोगी दल है उसके विधायक है, आपकी सरकार में मंत्री भी रहे थे, उन्होंने कहा ना कांग्रेस हारी ना मुख्यमंत्री आ रहे, बल्कि व्यक्तिगत जो व्यक्ति था यानी कि जो उम्मीदवार था वो चुनाव आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या वजह मानते हैं कि आखिर पार्टी हारी क्यों? क्या वाकई में जो आपके बीच में अंतर्द्वंद जो चल रहा था पूरे 5 साल के भीतर पार्टी के नेताओं के भीतर वो भी एक बड़ी वजह रहा, या मुख्यमंत्री गहलोत जो थे वो अपने अपने इलाके के अंदर व्यस्त रहे, या फिर अपने समर्थकों के इलाकों में व्यस्त रहे जहां पर उन्होंने टिकट दिलवाए, और सचिन पायलट ने जिन लोगों को टिकट दिलवाया वो अपने इलाकों में व्यस्त रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीपक जी। हारने का जो मुख्य कारण आपको जो मैंने आपको अभी बताया कि वो अब समीक्षा बैठक की रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट कल फाइनल, आज शाम को फाइनल रिपोर्ट दे दीजिए, उसके बाद बता दिया जाएगा। क्योंकि जो सीटें मैंने आपको बताई कि 9 सीटें तो हम 2500 से कम 12 सीट, हाँ 12 सीटें तो 2500 से कम वोटों से हारे थे जो बीजेपी ने जीती है। बस ये मेजर कुछ जगह था जहां हमारे को मैनेजमेंट के अंदर थोड़ी कमी रही थी, जिसकी वजह से हम कुछ मार्जिन से सीटें हार गए। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, काम किया है, काम दिल से किया। अभी मुझे एक चीज बताइए ना सर, आप कह रहे हैं कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो है सर, आपके 25 में से 17 मंत्री चुनाव हार गए। वो मंत्री जिनके चेहरे पर आप लोगों ने योजनाएं शुरू करी थी, वो मंत्री जिनके चेहरे पर आप लोग लगातार अलग अलग राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे, वो मंत्री जिनके ऊपर उन योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी थी, वो मंत्री चुनाव हार जाते हैं। सर बड़ी बात तो बहुत है सर जी। ऐसे तो सर जी आप देख लीजिए, यहाँ क्या चुनाव नहीं आ रहे क्या? यहाँ राजेंद्र राठौड़ सीएम के दावेदार थे, वही चुनाव आगे। मैंने मान ली सर मैंने मान ली 156 का जिक्र था सर, 156 का जिक्र था, 156 सीटें लेकर आएंगे, 156।
तो सर जी लोकतंत्र के अंदर जनता सब कुछ होती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता जो जनादेश देती है उसको स्वीकार करते हैं, और हमारे को जनादेश दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। बट चुनाव स्वीकार तो करना ही पड़ेगा भीमराज जी, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, जनता ने जब दे ही दिया जनादेश। स्वीकार कर रहे हैं ना, कहाँ स्वीकार कर नहीं किया गया, ये तो कोई होता ही नहीं है लोकतंत्र के अंदर, स्वीकार करना पड़ता। पर अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि जो महिलाओं की बात कर रहे थे तो सुरेंद्र जी ये डोगर कॉलेज में मेरे साथी भी रहे हैं, पर मैं एक बात जरूर याद कराना चाहूंगा कि आप जंतर मंतर पे जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे तो उस दिन महिलाओं की बात करने वाले कौन थे? जब आप ब्रिजभूषण के ऊपर आपने एक्शन नहीं लिया, आपने चिन्मयानंद पे कुछ नहीं बोला, आपने मणिपुर में आज तक कुछ नहीं, जो पूरी दुनिया के अंदर अपना देश का नाम खराब हुआ, आप कुलदीप सेंगर पे कुछ नहीं बोले, आप बिल्किस बानो के रेपिस्टों का स्वागत कर रहे हैं, आप उस मुद्दे पर भी तो कुछ बोलना चाहिए जो महिलाओं की बात कर रहे हैं। आप 3 काले कानून पे बोलना चाहिए था ना, कि 3 काले कानून का आपने चुनाव में कहीं जिक्र भी नहीं किया। इनके इशारे भीमराज जी मैंने मान लिया, भीमराज जी इनको बोलना चाहिए था, भीमराज जी सुनिए, भीमराज जी इनको बोलना चाहिए था। मैं कहना चाहूंगा, मैं 1 सेकंड दीपक, मैं कहना चाहूंगा वो भी बोला हमने कहा, इनको भी उस मुद्दे पे बोलना चाहिए, तो 80% जनता जिसे कृषि पे निर्भर थी उस पर भी बोलना चाहिए था, पर उन पे नहीं बोले। सुनिए मेरा सवाल तो सुन लीजिए भीमराज जी सवाल तो सुन लीजिए। आपने बोला उन मुद्दों पर ठीक है इनको बोलना चाहिए था, तो आप लोगों ने ये मुद्दे क्यों नहीं बनाए चुनाव में? आप लोग क्यों कामयाब नहीं हो पाए इन मुद्दों को बनाने में? कैसे नहीं बनाए मुद्दे, कैसे नहीं बनाए मुद्दे? उठाए हैं सर, मुद्दे उठाए, मुद्दे नहीं उठाते। जनता ने नकार दिया इन मुद्दों को, जनता ने नकार दिया इन मुद्दों को, आप वाले मुद्दों को। जनता ने ध्रुवीकरण का सहारा लिया सर इन्होंने, और उन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव भी लड़ा। बीजेपी ने खाली ध्रुवीकरण किया, ध्रुवीकरण की राजनीति इन लोगों ने किया। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा था? ये 6 टॉपिक थे और वो पूरे चुनाव में इन्होंने इसी को यूज किया। ठीक है सुरेंद्र जी, कुल मिलाकर देखिए कांग्रेस सरकार की योजनाएं गारंटियां कुछ काम नहीं आई। शिकस्त कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मिली, फिर भी कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है, इनके प्रभारी संतुष्ट है कि हमारे कार्यकाल में 2003 और 13 जैसी स्थिति 23 में देखने को नहीं मिली, उतनी बुरी हार नहीं देखने को मिली, हम ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए सवाल आपके सामने वही उठा दिया जाता है कि आप लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात की आप लोगों ने और उसके आधार पर आप चुनाव जीत कर आ गए। क्या ठोस कोई दूसरा एजेंडा आप लोग चुनाव में लेकर नहीं गए थे, और यदि लेकर गए थे तो बताइए इन्हें। देखिए दीपक, जैसा आपकी रिपोर्टर बता रही हैं कि कांग्रेस के नेता ने ये बात दबी जुबान बात स्वीकार की कि हमारे यहाँ जवाबदेही जैसी कोई चीज है ही नहीं। हम लोग 12 महीने 365 दिन काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी हैं, और सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, हम लोग निरंतर विचार के लिए, आइडियोलॉजी के लिए, एक समाज निर्माण के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ राजनीतिक जवाबदेही तय है, कौन क्या काम करेगा, उसके जिम्मे क्या है ये तय है, और किस आदमी ने क्या परिणाम दिया, उसको क्या पुरस्कार मिलना चाहिए, ये सब चीजें तय है। जब तक राजनीतिक दलों में ये सब तय नहीं होगा तो ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस, इसकी जो हालत हुई है ये आपसे किसी से छिपी नहीं है। अगर आपके यहाँ जवाबदेही तय नहीं होगी, आप किन मुद्दों पे चुनाव में जा रहे हो ये तय नहीं होंगे, तो फिर ये परिणाम इनके साथ यही आना है। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि ये 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। जिस तरह से तीनों राज्यों में इनका सफाया हुआ है, जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, ये जिस दिन परिणाम से पहले दिन तक ये कह रहे थे कि हम छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, हम राजस्थान में पैसों गलोजिन का हम रिपीट कर रहे हैं, 56 सीटें लेके आ रहे हैं, और एक जो प्रोपेगेंडा रचा है इन्होंने अपनी योजनाओं का, डिजाइन बॉक्स एजेंसी के बहाने जो प्रोपेगेंडा क्रिएट हुआ वो भी धरातल पे आ गया, उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। जनता को खुद मूर्ख बनाने की कोशिश की। जो इनकी बजट घोषणाएं 2022 और 2023 की जो बजट घोषणाएं रही, वो केवल चुनाव को केंद्रित करके और लोकप्रिय घोषणाएं देने का इनका इश्यू रहा। लेकिन जनता ने उन सब चीजों को नकार दिया। इनके सारे बड़े नेता चुनाव हार गए, मंत्री चुनाव हार गए। अब ले दे के क्या होता है कि मेरे जो प्रवक्ता मित्र हैं उनके पास जिम्मेदारी है, कहने को क्या बचता है, तब आप आज आ जाते हैं। लेकिन लोगों ने मोदी की नीतियों में भरोसा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पीछे जो 9 साल का कार्यकाल रहा है, 9.5 साल का, इस पे लोगों ने भरोसा किया है। जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी है, उस पे लोगों ने भरोसा किया है। जिस तरह से गरीब कल्याण की योजना हमारी सरकार में चली है, उस पे लोगों ने भरोसा किया है। जिस तरह से हर एक सेक्टर को, चाहे वो महिला है, युवा है, मध्यम वर्ग है, सब तबकों को छुआ है उनकी योजनाओं ने, उन सब पे भरोसा किया है। और हमारे चुनाव घोषणा पत्र में आप एक बात गौर करिए कि हमने ऐसी कोई फ्री बीज जैसी घोषणाएं भी नहीं की। हमने वही कहा जो हम लोग करेंगे।
जिसके प्रति हमारा कमिटमेंट है। तो लोगों ने उन सब चीजों पे भरोसा किया और 115 सीटों के बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजा है। अब कहने को जब इनके यहाँ कोई जवाबदेही जैसी चीज तय ही नहीं है, तो फिर प्रवक्ता के नाते इनको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है जो कांग्रेस पार्टी ने बड़ी घोषणाएं की थी, बड़ी घोषणाएं की या गारंटियां दी, जनता ने उन्हें नकार दिया कि ये पूरी नहीं की जा सकती है, इसलिए आपको लगता है? निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये सरकार में आए तो झूठ के साथ सरकार में आए। किसान के कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते का बड़ा झूठ इनके राष्ट्रीय नेता ने बोला, पब्लिक मीटिंग में ये बात कही, और 5 साल में उसको पूरा करने तो दूर उसकी तरफ इन्होंने देखा ही नहीं। तो जब अशोक गहलोत जी की बात की प्रासंगिकता खत्म हो गई, रेलेवेंसी खत्म हो गई, इनका झूठ पब्लिक के सामने आ गया और फिर ये हर बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहे, तो वो सब चीजें जब आप धरातल पे नहीं उतारेंगे, लेके नहीं आएंगे, परिणाम नहीं देंगे, तो उसका असर ही होना है। ठीक है, मैं भीमराज जी आऊंगा आपके पास जवाब लेने के लिए आऊंगा। भीमराज जी वापस आऊंगा, ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार मैं उनका रुख कर लेता हूँ। ज्योति, कांग्रेस का 5 साल का जो शासन था वो किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, गारंटियां दी, योजनाएं भी कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, कई योजनाओं को काफ़ी सराहा भी गया, लेकिन इन सब के बीच में जो कांग्रेस का संगठन था उसको लेकर पूरे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक लगातार दौड़ भी लगी रही, और इसके बीच में कई एपिसोड भी हुए 2021 में सितंबर के महीने में। आपको क्या लगता है कितना नुकसानदायक कांग्रेस पार्टी के बीच में ये जो अंतर्द्वंद चलता रहा वो रहा पूरे 5 साल में? बिल्कुल दीपक, देखिए ये जो वक्त पे जो राजस्थान कांग्रेस की जो अंतर कला थी, देखिए वो सामने आती रही और वो जग जाहिर थी। और देखिए इसका बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। देखिए ये 2020 के वाले अगर हम बात करें, जो कुछ भी हुआ, देखिए एक तरफ जहां सचिन पायलट थे और जहां अशोक गहलोत थे, उन दोनों के बीच में देखिए जो कुछ भी घटित हुआ, हालांकि एंड मोमेंट पर ये मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई कांग्रेस की तरफ से कि दोनों नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन जनता ने इन दोनों की जोड़ी पर कुछ खास जो भरोसा नहीं किया। देखिए जनता भी चाहती थी कि एक ऐसी सरकार प्रदेश के अंदर बने जिसका खतरा ना हो क्या वो आने वाले 2 साल में जो है गिर जाएगी, इसीलिए देखिए ज्यादा कुछ भरोसा जो है जनता नहीं कर पाई। लेकिन जो ये अंतर कला चलती रही, जयपुर से लेकर दिल्ली तक देखिए लगातार इस पर बैठकें भी हुई, ये जो अंतर कला चली, और देखिए आला कमान ने भी वक्त पर कोशिश की, इसीलिए देखिए यहाँ से जो ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था वहां पर देखिए 2020 की बात कर ले या फिर 21 की हम बात कर ले, और मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, बिल्कुल फिर हम देखिए बात कर ले तो देखिए इस तरीके की घटनाएं जो होती रही है वक्त वक्त पिछले 3 साल से, जो तस्वीर राजस्थान कांग्रेस की सरकार के दौरान देखने को मिली, वो वाकई में जनता के दिल में एक नेगेटिव छवि जो है उतर गई। इसीलिए देखिए जनता ने कुछ योजनाओं को साइड में रखकर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाई। ठीक है ज्योति, मैं एक बार वापस से भीमराज जी का रुख करूंगा, कुछ कहना चाह रहे थे, प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे सुरेंद्र जी की बातों पर। सुरेंद्र जी की बातों पर आप प्रतिक्रिया दे दीजिएगा सर। एक मेरा भी छोटा सा सवाल है, क्योंकि लगातार ये कहा गया था कि कांग्रेस 1 से 10 तक की गिनती की बातें कर रही थी कांग्रेस 2018 के चुनाव में, फिर उस कर्ज माफी को लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। तो क्या आपको लगता है कि वो मुद्दा भी एक बड़ा काम यहाँ पर कर पाया कि ठीक है पूर्ण रूप से कर्ज माफी आप लोग कर नहीं पाए, तो ऐसे में उसका नुकसान भी आपको हुआ? सर जी, कर्ज माफी का जहां तक सवाल है मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। अभी सुरेंद्र जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो राजस्थान सरकार के अधीन आने वाले बैंक है, भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और सहकारी बैंक, उनका टोटल कर्जा माफ कर दिया गया। किसानों को दोबारा बिना ब्याज के ऋण दे दिया गया। 4 बार मुख्यमंत्री ने पत्र लिखे, जो बचे हुए बैंक है वो केंद्र की सूची के विषय है, और केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया कि आप हमें आदेशित करें और निर्देशित करें कि किस तरह इसलिए किसानों के कर्जों को माफ किया। एक बार भी जवाब नहीं दिया गया, जबकि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों का हर साल का 24 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए अपने किसानों के बाद बने। दूसरी बात जब किसान के 3 काले कानून आते हैं तो अडानी के वेयर हाउस पानीपत के अंदर कानून आने से पहले बन जाते हैं। मैं सुरेंद्र जी एक बात पूछना चाहता हूँ दीपक जी आपके माध्यम से, राजस्थान में जो सर्द मराठे और किन के इशारे पे 3 काले कानून लाएंगे, उस पे आज तक किसी का भी जवाब नहीं है। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र की सरकार लेके आई, जिसके अंदर 40 लाख करोड़ का घोटाला, एक बार जिक्र करा दो। केंद्र की सरकार के अंदर 30 लाख सीटें खाली है। ये युवाओं की बात करें, ये बीच में रुकिए सुनिए।
आप सुनने की क्षमता आप रखिए, एक बार राजस्थान के सुनिए तो मुद्दों की सुनिए। बात करिए। तो मैं राजस्थान की बात करने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री फसल आप बीमा राजस्थान योजना के में मुद्दों की 40 बात ठीक है, हाँ, एक बार भीमराज जी आपके आरोप सुन लिए मैंने। 30 भीमराज जी आपके आरोप सुन लिए, उस सुरेंद्र पे जी का कभी जवाब बात ले नहीं लीजिए करेंगे। 30 सेकंड में। बीजेपी सरकार सुरेंद्र में जी 14 जी आप बार अपनी पेपर लीक हुए, प्रतिक्रिया दे एक भी दीजिए सर। गिरफ्तारी हो तो आप बता दीजिए, उस पे बात नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया सर 14 बार तुरंत। पेपर लीक हुए, एक भी गिरफ्तारी बता दीजिए। सुरेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, लोकतंत्र में जो जनमत होता है वो सबसे बड़ा परिणाम तय करता है। बहुमत हमारे साथ है, जनता ने हमारी बात पे भरोसा किया और कांग्रेस को नकार दिया है। ये बात इनको स्वीकार करनी चाहिए। और निश्चित रूप से जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए, लोगों ने हम पे भरोसा किया। आने वाले 5 साल में हम उनको पूरा करेंगे और अगले चुनाव के बाद में हमने हमारा जो कामकाज है उस पर जनता मोहर लगाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, मैं बीजेपी से आप हमारे साथ जुड़े। भीमराज जाखड़ जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष आपने हमारे सामने रखा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साथ में ज्योति सिंह दिल्ली से हमारी संवाददाता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब रिपोर्टें तैयार होंगी, उसके बाद में अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो भी सामने आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर एक तरफ जो प्रभारी है वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं इन चुनाव में प्रदर्शन के बाद में। हालांकि कांग्रेस पार्टी को जरूर लगता है कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण की कोशिश की थी और वो कहीं ना कहीं कामयाब इसमें जरूर रही है। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।